सभी भाइयों को पुनः राम राम। आज शुरू करेंगे कांस्टेबल भर्ती का जो 2013 का पेपर था। 2009 का पेपर आपका पूरा हो चुका है। अब 2013 का पेपर करेंगे। 2013 का पेपर हल करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ठीक है, क्या कह रहा है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि है कहाँ पे, तो चेमा युंग गडुंग, ठीक है, ग्लेशियर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल है। कहाँ पर स्थित है ये? स्थित है कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी आपने पढ़ी होगी। कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर तिब्बत में आपसे पूछा जाए किसके पास है, तो पुरंग जिले, पुरंग जिले। ठीक है, किसके पास है? तो मानसरोवर झील आपने पढ़ी होगी। मानसरोवर मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। कौन सा जिला है? पुरंग जिला है। कहाँ का है? तिब्बत का है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल क्या है? तो चेमा युंग गुडुंग। ठीक है, ये क्या है? इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा दिया गया है, तो गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा भागीरथी इससे निकलती है। भागीरथी, ठीक है, एक पार्ट है। तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। गंगोत्री से ये दोनों अलग होती है, इसलिए गंगोत्री उद्गम स्थल है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। एक का बात और याद रखिए कि भागीरथी जो है, इसे या गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा नाम क्यों पड़ा? तो त्रिपथगा नाम के कारण रीजन था कि यह स्वर्ग, नर्क व पृथ्वी, ठीक है, सभी जगह बहती है, इसलिए क्या बोलते हैं? त्रिपथगा। फिर इसके बाद यमुना है, तो यमुना नदी की बात करते हैं। तो यमुना का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री। ठीक है, इसका क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पर है? तो यमुनोत्री है उत्तरकाशी। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी। क्लियर है? चलिए, नर्मदा नदी बसती है। नर्मदा नदी कहाँ पे है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है? तो एमपी में। ठीक है, एमपी में। नर्मदा को कहीं कहीं पर रेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवा। ठीक है, यही एमपी में एक जिला भी है जिसका नाम है रीवा। ठीक है, रीवा। और अगर पूछा जाए जिला कौन सा है अमरकंटक का, तो है अनूपपुर। अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर जिले में, अमरकंटक में, जो अमरकंटक का पठार है वहां से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगला सेकंड नंबर क्या कह रहा है? इग्लू क्या है? सेकंड नंबर कह रहा है इग्लू क्या है। तो इग्लू बता देते हैं कि जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो लोग ऐसे बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन, गुम्बद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, इसमें एस्किमो रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तो तीसरा नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है समझ जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि अगर कोई घर बनाना है, वहां पे 2 लोगों का काम है, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग, ठीक है। उससे कोई उत्पादन बढ़ नहीं रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। जरूरत 2 लोगों के काम की है, लेकिन काम कर रहे हैं 10 लोग, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो पहला, लेन देन की लागत गलत होगा, बाजार में लेन देन की कम क्षमता गलत होगा, कुल उत्पादन के में गिरावट भी गलत होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, उनसे मतलब उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्या कहता है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की जो प्रमुख नदी है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, कौन सी है? गोदावरी। गुजरात की अगर बात करो तो इसकी है साबरमती, साबरमती, ठीक है। एमपी की बात करो तो अभी हमने पढ़ा है, क्या है? नर्मदा। यूपी की बात करो तो यूपी में है गंगा और यमुना, ठीक है। फिर राजस्थान की तो लूनी नदी है, राजस्थान की सबसे पवित्र नदी है राजस्थान की, लूनी। फिर इसके बाद बचता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर देखेंगे तो उड़ीसा में है महानदी, क्या है? महानदी, ठीक है। सभी राज्यों की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं, महाराष्ट्र की गोदावरी है, गुजरात की साबरमती, ठीक है, और मध्य प्रदेश की नर्मदा, उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना। बिहार बचता है, बिहार का है कोसी, ठीक है। कौन सी नदी है? कोसी। कोसी किसके साथ मिलती है? गंगा के साथ मिलती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनधन की हानि इसी के द्वारा होती है। बाढ़ आती है तो बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। चलिए, सभी राज्यों की प्रमुख नदियां हैं, लिख लीजिए कहीं पे नोट्स बना के, काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्या कह रहा है? वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह है, ठीक है। तो वो कौन था? निकोलो कोंटी था। कौन था? निकोलो कोंटी, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो सबको पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, फर्स्ट पीएम थे। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता। फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। चलिए आगे देखते हैं, चरकुला नृत्य से संबंधित है। चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश संबंधित है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है ब्रज क्षेत्र, ठीक है। ब्रज क्षेत्र सुना है ना? ब्रज क्षेत्र, मथुरा। ब्रज, ब्रज की कौन थी? राधा रानी, राधा रानी, ठीक है। जो ब्रज क्षेत्र है, राधा रानी का जब जन्मदिन होता है उस दिन चरकुला नृत्य होता है उस क्षेत्र में, ठीक है। चरकुला नृत्य होता कब होता है? अगर आपको कहीं घूमने का मन हुआ तो आप कब जाएंगे? तो होली के तीसरे दिन, ठीक है। ये जो नृत्य होता है होली के तीसरे दिन होता है। कितने दिन होता है? तीसरे दिन, ठीक है। होली के तीसरे दिन यह होता है। तो आप लोग अगर जाके बढ़िया होली अच्छे से मनाना चाहते हैं तो आप लोग जा भी सकते हैं। चलिए अभी फोकस करते हैं केवल वर्दी पर। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन
की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कौन क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, हर्षवर्धन का जीवन अगर पूछे कि जन्म कब हुआ, तो 590 एडी, 590 एडी, और उसकी मृत्यु हुई थी 647 एडी। ठीक है, इसमें और उसने पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने पुस्तक भी लिखी थी, उसकी पुस्तक थी रत्नावली। ठीक है, बहुत पूछता है एग्जाम में रत्नावली, एक प्रिय दर्शिका। ये दो पुस्तकें आपकी बहुत पूछता है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा। हर्षवर्धन ने किताब लिखी थी रत्नावली, प्रियदर्शिका, एक नागरानंद, नागरानंद। ठीक है, तीन किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की पुस्तक है। और ये भी पूछा करता है कि हर्षवर्धन का जो कवि था, ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? तो बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता इसी से कि इनके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हेनसांग। कौन सा आया था? हेनसांग। ठीक है, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। लगभग वो 9 वर्षों तक इनके साथ दोस्त बनकर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सबको पता है कहाँ पे दिया था? सारनाथ पे। बोध गया कहाँ है? जहां बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में 2009 वाले पेपर में हमने इसको डिस्कस भी किया था। बुद्ध को क्या मिला था? बुद्ध को ज्ञान मिला था। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके वृक्ष के नीचे? पीपल के। ठीक है, इसीलिए पीपल को बोधि वर्मन वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? जहां इनका जन्म हुआ था बुद्ध का, वो लुम्बिनी था। कुशीनगर, कुशीनगर में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पे? कुशीनगर में। पहला दिया था सारनाथ पे, अंतिम दिया था कुशीनगर में। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? तो श्रीवस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती। ठीक है, श्रीवस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे बुद्ध ने। पहला सारनाथ, अंतिम कुशीनगर, सबसे ज्यादा श्रीवस्ती। जन्म लुम्बिनी, और बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर की स्मृति का मापन, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। किससे किया? सबको पता है कि बाइट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वोल्ट के द्वारा विभवांतर नापा जाता है, एम्पियर से धारा नापी जाती है। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह था, तो प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। सेकंड कौन था? सेकंड था भास्कर, और थर्ड था रोहिणी। ठीक है, और एप्पल क्या है? एक कंपनी है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक, फर्स्ट जो उपग्रह था, पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था भारत के द्वारा, वो था आर्यभट्ट। दूसरा था भास्कर, तीसरा था रोहिणी। ठीक है, याद रखिएगा तीनों को। जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती है? ठीक है, जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल। किसमें पाई जाती है? परतदार। अग्नेय क्या होती है? तो मैग्मा होता है। मैग्मा यानी कि लावा। लावा जब ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अग्नेय। रूपांतरित यानी कि चेंज हुई, जैसे कि संगमरमर बनता है। संगमरमर। संगमरमर किसे कहते हैं? जब दो लोग साथ में भरते हैं तो उसे संगमरमर कहते हैं। ठीक है, संगमरमर क्या है? एक रूपांतरित सेल है। ठीक है, बलुआ पत्थर भी है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, ये सब क्या है? रूपांतरित सेल है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? सबको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होती है आर्गन, आर्गन के बाद होती कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2009 के उसमें डिस्कस भी किया। नाइट्रोजन कितनी है? तो 78.9
9.5। ऑक्सीजन कितनी है? तो 20.95। ठीक है। और आर्गन है 0.95 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? सूक्ष्म मात्रा में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो कौन सी होती है? मानसून हवा। ठीक है। पछुआ हवा, एक चीज याद रखिए, पछुआ हवा किसे कहते हैं? जिसे हम पछियाव कहते हैं, यानी कि पश्चिम से चलने वाली हवा। ठीक है। पश्चिम की ओर चलने वाली हवा क्या बोलते हैं? पछुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। सबको पता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है। ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं, नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं। फिर गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो सहारा और गोबी से हमें पता चलता है कि ये क्या है? मरुस्थल है। ठीक है। अब थोड़ा से देख लीजिएगा, गोबी कहाँ पे है? तो मंगोलिया और चीन। ठीक है। मंगोलिया और चीन में क्या है? गोबी मरुस्थल है। अब गोबी को एक चीज और बोला जाता है, ठंडा मरुस्थल। ठीक है। कौन सा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। इसका जो तापमान है वो 0 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। और अगर बात करें कि ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, तो लगभग 12 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 12 लाख वर्ग किलोमीटर कितने क्षेत्र फैला है? तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है? कालाहारी। कौन सा है? कालाहारी। कालाहारी है दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 9 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद है आटाकामा। कौन सा है? आटाकामा। आटाकामा स्थित है दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कितना है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर सहारा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा है गोबी और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। कौन सा है? सहारा। ठीक है। सहारा क्या है? तो लगभग पूरे उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका। इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है। ठीक है। कुछ हिस्सा क्या है? एशिया में भी स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कितने देश हैं? लगभग 11 देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है। 11 देशों को ये शेयर करता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 92 लाख। ठीक है। 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 92 लाख पूरा टोटल है। ठीक है। तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। और मल्लीनाथ जो हैं ये थे 19वें। कौन से थे? 19वें जैन तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो याद रखिएगा इसको। ऋषभदेव क्या है? फर्स्ट तीर्थंकर थे। ये 19वें थे, ये 23वें थे, ये 24वें थे। ठीक है। 23, 24 और 1 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है। डेल्टा नहीं बनाती है। इसका सही ऑप्शन होगा नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। गंगा हम जब जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा
बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। एशियाई खेतों में खेतों नहीं है, ये खेलों है। ठीक है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी, कौन थी? तो थी कलमजीत सिंधु। कौन थी? कलमजीत सिंधु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो नीलकंठ यानी कि नीलकंठ का मतलब क्या हुआ? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, यानी कि अर्थात किसकी बात की जा रही है? शिव की। ठीक है, भगवान शिव की बात की जा रही है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी कि इस पर ना तो नील प्रमुख है ना तो कंठ शब्द प्रमुख है। प्रमुख कौन है? शिव, यानी कि ये दोनों ना प्रमुख होकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई भी शब्द आता है तो कौन सा होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। चलिए 21 नंबर। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 16.4। ठीक है, कितना है? 16.4। अगर जनसंख्या की बात करो तो लगभग 25 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है यूपी की जनसंख्या। ठीक है, 25 करोड़ के ऊपर यूपी की जनसंख्या हो गई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो किसकी थी? रमन लांबा की हुई थी। ठीक है, अगला 23। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार ऊर्जा। पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? परंपरागत है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखेंगे ए और डी कहाँ पे है? बी नंबर पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है कि जब संविधान सभा का आयोजन, मतलब संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है, तो उस सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाद में किसकी अध्यक्षता में लिखा गया? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। कौन सा नंबर है? 25 नंबर। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ठीक है, तो क्या रह गया है? तो केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार रह गया। चलिए अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? तो रामनगर नैनीताल में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामनगर नैनीताल में। अगर स्थापना की बात करो तो 1936 में हुई थी। किसने की थी? तो उनका नाम भी था जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट ने ही इसकी स्थापना की थी 1936 में। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1318 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें एक नदी भी बहती है जिसे बोलते हैं राम गंगा। ठीक है, कौन सी नदी है? तो राम गंगा नदी बहती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सुंदरवन है, सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन क्या है? अभी हमने बताया कि सुंदरवन एक डेल्टा है। कौन बनाती है? गंगा नदी। कौन से ऑप्शन पे गंगा है? ए पे, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्वनि मापक इकाई को, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापक इकाई किसमें नापी जाती है? ध्वनि
डेसीबल में। किसमें नापी जाती है ध्वनि? डेसीबल में नापी जाती है। ठीक है, चलिए कैलोरी में क्या नापते हैं? तो ऊर्जा नापते हैं। क्या नापते हैं? ऊर्जा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में ताप नापते हैं। क्या नापते हैं? ताप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ठीक है, किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो इसकी प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह का होता है कि अपने अनुसार एक नेचुरल प्लेस तैयार करना क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजमहल बदरंग हो रहा है। क्या है? ताजमहल बदरंग हो रहा है। तो किसके कारण? तो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। ठीक है, अंटार्कटिका जाने वाले भारतीय दल के प्रथम प्रभारी कौन थे? इसकी बात कर रहा है। तो कौन थे? तो एस.जे. कासिम थे। कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। ठीक है, फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? सबसे पहले ये समझ लीजिए संघनन है क्या। ठीक है, संघनन क्या है? यानी कि गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। ठीक है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो इसमें देखेंगे कि गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया किसमें नहीं होती है? ओस। ठीक है, क्या है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला। तो ओस भी गैस से द्रव बनती है, कोहरा भी, पाला भी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? धुआं। ठीक है, धुआं आपका जो है, धुआं में संघनन नहीं होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट, टाइम बहुत कम है, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए। और एक काम, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए कि उससे मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, कृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ की अगर बात करें, किसकी बात करें? कृतज्ञ की। तो इसका मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, ना मानने वाला। उपकार को ना मानने वाले क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। ठीक है, कर्मठ शब्द का मतलब होता है कि क्रियाशील, यानी कि बहुत सारा काम करने वाला, फटाफट। ठीक है, फटाफट काम करने वाला क्या होता है? कर्मठ होता है। क्या होता है? कर्मठ। फिर इसके बाद कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, क्या होता है? संतुष्ट। ठीक है, संतुष्ट या प्रसन्न भी होता है। प्रसन्न, संतुष्ट या प्रसन्न। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। किस शब्द का चयन करना है? तत्सम। ये तो बहुत सा आसान है, अंश आपका ये वाला अंश सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलपक्कम में स्थित है। कहाँ पे? कलपक्कम में स्थित है। तो कलपक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, अब तेल शोधनशाला की बात आती है। तेल शोधनशाला टोटल भारत में कितनी है? 25 है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो है जामनगर रिफाइनरी। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी किसके? ठीक है, कौन सी? जामनगर रिफाइनरी। टोटल से तेल शोधनशाला कितनी? 25 है। फिर इसके बाद जल विद्युत शक्ति गृह की बात करें तो 200 है भारत के पास। और जो सबसे बड़ी है उसका है नाथपा। कहाँ पे है? नाथपा। ठीक है, नाथपा झाकड़ी सबसे बड़ी है। फिर परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें
तो भारत के पास टोटल 7 हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कुंडकुलम, तमिलनाडु। ठीक है, कुंडमकुलम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तिरुनावेली, ठीक है, ये भी पूछा करता है तो याद रखिएगा, तिरुनावेली। ठीक है, तमिलनाडु। फिर परमाणु परीक्षण स्थल की बात करता है, तो परमाणु परीक्षण स्थल क्या है? तो ये पोखरण में, यानी कि जहां पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, कहां पे किया जाता है? पोखरण में, भारत में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब क्या है? कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, यानी कि कैसे भी करके अपना काम करवा लेना। अति अत्यधिक प्रिय होना, यानी कि आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना। बहुत समय बाद दिखाई देना, गूलर का फूल होना। ठीक है, चलिए, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है तो कितनी होती है? 6 वर्ष। ठीक है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? तो देश में जितनी भी मुद्रा की आपूर्ति होती है, रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन, मगध का अंतिम शासक कौन था? मगध का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था। कौन था? उदयन था। ठीक है, बिंबिसार कौन? बिंबिसार एक महान शासक था, इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? बिंबिसार को मार करके खुद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अपने पिता की हत्या की थी। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। फिर सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये तो सबको पता है, कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसके आधार पर 2013 का है, तब थे प्रतिभा पाटिल। कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी याद रखिएगा, वेंकैया नायडू। ठीक है, कौन है? वेंकैया नायडू क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री आपको पता है किससे? नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय। कौन है? धनंजय वाई है, वाई चंद्रचूड़। तो प्रेजेंट टाइम में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। कौन है? चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 45 नंबर क्या कह रहा है कि नीना वालुरी। हाँ, एक चीज देखिए, अगर आपको उस आधार पर देखना है कि 44 में कौन था, तो 44 में आपके थे पी सदस्यु। ठीक है, पी सदस्यु थे। ठीक है, याद रखिएगा, 2013 की बात है। तो नीना वालुरी क्यों चर्चा में रही? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये चर्चा में क्यों थी? तो इनका काम, जो चर्चा थी वो थी मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। ठीक है, किस कारण थी? इन्होंने मिस अमेरिका का ताज जीता था।
चलिए आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। तो अगर उस आधार पे देखें 2013 में तो टोनी एबट थे। तो प्रधानमंत्री थे टोनी एबट, ठीक है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे टोनी एबट थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंथोनी अल्बानीज, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री फिलहाल में वो है एंथोनी अल्बानीज। और उस टाइम अगर 13 की बात करें तो कौन थे, टोनी एबट थे, ठीक है। चलिए आगे, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है। जो तेलंगाना राज्य है वो किससे टूटेगा, तो आंध्रा से टूटेगा। किससे टूटेगा, आंध्रा से टूट के बनाया जाएगा। चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये सही आंसर आपका होगा झारखंड, ठीक है। झारखंड में 2013 में नवंबर दिसंबर में किस विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं। फिर आगे 49 नंबर, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हाल ही में 50 नंबर कहता है, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी, ठीक है। तो कौन सी नष्ट हुई थी, तो सिंधु रक्षक, ठीक है। कौन सी नष्ट हुई थी, सिंधु रक्षक नष्ट हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन किसकी मुद्रा है। तो एन किसकी मुद्रा है, जापान की। किसकी है, जापान की, यानी कौन, क्या सही होगा, जापान, ठीक है। अगर कभी बात की जाए आपसे कि जो इसकी चीन की पूछ ले, ठीक है, चीन की क्या होती है, तो होती है रनमिनी न बी, ठीक है, चीन की होती है। कोरिया की अगर आपसे दक्षिण कोरिया पूछ रहा है तो दक्षिण कोरिया की है वान, ठीक है, क्या है, वान। और भूटान की है दुलट्रम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, ठीक है। सबको पता है कि रामानुजन की है, जिन्होंने इन्फिनिटी का सिद्धांत दिया था, ठीक है, अनंत के बारे में इन्होंने बताया था। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्होंने भारत द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा पाया है। तो कौन है, तो ये है भेल और गेल, ठीक है। कौन है, भेल और गेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार ने इसे बेच दिया है, ठीक है, प्राइवेटीकरण कर दिया इसका। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है। तो ये तो सबके लिए है, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक आधार कार्ड बनवाएगा। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। 2020 में तो टोक्यो में है, कहाँ पे है, टोक्यो में ओलंपिक। फिर पेरिस भी दिया था आपका, तो पेरिस में देख लेते हैं, पेरिस में कब था, तो 1900 में और 1924 में कहाँ पर हुए थे, पेरिस में, ठीक है। फिर इसके बाद 28 में फिर से पेरिस में होंगे, ठीक है, 28 में फिर से पेरिस में है। लंदन की अगर बात करें तो लंदन में 1908
और 1948 दो में हुए थे। ठीक है, टोक्यो की अगर बात करें, टोक्यो में कब कब हुए थे, तो एक तो 20 में हुआ था, ये लिखा ही है, एक हुआ था 1964 में। ठीक है, और न्यूयॉर्क में आज तक नहीं हुए हैं। अभी फिलहाल में जो ओलंपिक संपन्न हुआ है, ठीक है, तो वो कहाँ पे संपन्न हुआ है, चीन में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, चीन में। कौन से थे, तो शीत ओलंपिक थे। ठीक है, ओलंपिक दो होते हैं, ग्रीष्म ओलंपिक होते हैं, दूसरे शीत ओलंपिक होते हैं, ठंडी और गर्मी में खेले जाने वाले। चलिए आगे देखते हैं, मधुशाला किसकी कृति है, क्या है, मधुशाला किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्या कह रहा है कि किस राज्य में वर्ष 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी, तो सबको पता है उत्तराखंड में कितनी भारी तबाही हुई थी बादल फटने से। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, तो मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुरादाबाद में। जो पुलिस मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, अगर पूछा जाए तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं इसके आधार पर, तो उस समय थे अनिल कुमार ब्राउने। कौन थे, अनिल कुमार ब्राउने। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी है प्रेजेंट टाइम भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल। ठीक है, अगर थल सेना की बात करें कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे। ठीक है, अगर हम जल की बात करते हैं कि जल में कौन है, ठीक है, तो हरि कुमार। क्या है, हरि कुमार। प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वी राम चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे है। और जल सेना प्रमुख कौन है, हरि कुमार है। और तीनों सेनाओं को प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल हैं, अगर हम इसके आधार पर करें तो उस समय थे बीएल जोशी। कौन थे, बीएल जोशी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो हैं आनंदी बेन पटेल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो यूपी की राज्यपाल है वो है आनंदी बेन पटेल। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे चलते हैं। एग मार्क है। ठीक है, तो एग मार्क क्या है, तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन मुहर है। ठीक है, एग मार्क। चलिए आगे चलते हैं, 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है, तो वीरता पुरस्कार आप जब देखते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज दिखती है, तो उसमें दिया जाता है, तो वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, कौन सा है, परमवीर चक्र। द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है, तो आचार्यों को दिया जाता है अच्छी शिक्षा हेतु। भारत रत्न भारत के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है भारत रत्न। चलिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, तो ये तो सबको पता है, कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में कौन है, क्यूबा। कौन है, क्यूबा। ठीक है, और भारत का क्यूबा किसे बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक देवदास के लेखक कौन थे। ठीक है, कौन सी पुस्तक है, देवदास। देवदास के लेखक कौन थे, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए तो इसका सही आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, कौन है, बी नंबर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। ठीक है,
तो किसने प्राप्त किया था वर्ष 2013 में? विराट कोहली ने किया था। किसने किया था? विराट कोहली ने। फिर एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके आधार पर देखें तो उस टाइम थे रघुराजन। कौन थे? सॉरी, रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन। अगर अभी के फिलहाल की बात करें तो अभी फिलहाल में कौन है? अभी हमने बताया था शक्तिकांत दास। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के नए गवर्नर। चलिए, गोदान द्वारा लिखा गया, यानी गोदान किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है हर जगह पे। ठीक है, तो कौन लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। आगे 70 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, वर्ष 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो रज्जन सोडी को। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया था? रज्जन सोडी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एंजेला मार्केल कौन है? ठीक है, एंजेला मार्केल कौन है? तो एंजेला मार्केल थी जर्मनी की चांसलर थी। कौन थी? जर्मनी की चांसलर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 72 नंबर कह रहा है कि अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? ठीक है, तो थे अरुंधति भट्टाचार्य। कौन थे? अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 73, वर्ष 2013 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये कौन थे? एलिस मुनरो को प्राप्त, किसे दिया गया था? एलिस मुनरो को दिया गया था। 74 नंबर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए। यही आपका सही है, विज्ञान में विभिन्न शाखाओं पे उल्लेखनीय योगदान के लिए क्या दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर, अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 क्या है? ठीक है, तो अग्नि 5 क्या है? भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम। गलत है। भारत सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला है 76 नंबर, उत्तर प्रदेश में लॉन सफारी कहाँ बनी है? ठीक है, लॉन सफारी कहाँ बनी है? तो ये आप याद रखिएगा, इटावा में है। कहाँ पे है? इटावा सैफाई। ठीक है, इटावा सैफाई में स्थित है। फिर फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? तो फेलिन क्या थी? बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ एक चक्रवात था। ठीक है, फेलिन चक्रवातों के जो नाम होते हैं वो जहां से उठते हैं उन्हीं के आधार पर रखे जाते हैं, जो पहले से निर्धारित होते हैं। सारे देश मिल करके इन नामों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, चिन्ह है किसका? ठीक है, ये किसका चिन्ह है? तो भारतीय रुपये का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? भारतीय रुपये का। अगर कभी आपका रूबेल का पूछा जाए तो रूबेल ऐसे पी बना होता है, हल्का सा पीछे निकल के एक डंडा रहता है, ये है रूबेल का चिन्ह। अगर इंडोनेशियाई रुपया करे तो आर बी। ठीक है, आर बी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? कौन? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉन्स टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएसए डबल चैंपियनशिप जीता था? तो सबको पता है कि लिंडर पेस और रेडेक ने जीता था। ठीक है, ये आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके सेकेंड पार्ट में करवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो जा रहा है तो आधा आधा करके देख लेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए सबको राम राम। बस एक आशा है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, पढ़ने में मजा भी बहुत आया होगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, अगले पार्ट की तैयारी।